जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साथियों GK GS का शानदार क्लास। अब एक नए अंदाज में साथियों तैयार हो जाइए सभी बच्चे GK GS के शानदार क्लास करने के लिए। तो मेरे दोस्त, मैं आपके सामने रेलवे के GK का प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। जैसे अभी 12th लेवल बच्चों, 12th लेवल NTPC का फॉर्म फिलअप हो रहा है। NTPC लास्ट डेट है बच्चों 27 नवंबर तक। 27 नवंबर तक है दोस्तों। तो आप सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बच्चों NTPC में तो आपके 40 GK GS पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बच्चों आप अगर पढ़ करके जाते हैं, यहाँ से तैयारी करते हैं बच्चों, तो GK GS का कोई टेंशन मत लीजिए, 100% प्रश्न बनेंगे। और ग्रुप डी वाले बच्चों भी तैयार हो जाएं। उनका जब सुनवाई आएगा और एग्ज़ाम होगा बच्चों बहुत जल्द ही, सुनवाई आने के बाद, तो आप सभी बच्चे अभी से तैयारी में लगे रहें और डेली क्लास करते रहें दोस्तों। चैनल को अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो डिसलाइक कर देंगे, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ले चलते हैं आपको आज का इस सेशन का पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? बताइएगा बच्चों, कौन से मुगल शासक था जिसने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि को धारण किया था? अब पहले बच्चों मुगल शासक यानी कि मुगल वंश के बारे में पहले जानेंगे। मुगल वंश है बच्चों, उसका संस्थापक हो जाता है कौन? बाबर। संस्थापक मेरे दोस्त हो जाएगा बाबर। बोलिएगा कि सर बाबर है? हाँ मेरे दोस्त, अगर इसकी मूल्य वंश की बात किया जाए कि इसका मूल्य वंश कौन सा था सर, तो चगताई वंश था। इसका मूल्य वंश चगताई वंश था। चगताई वंश क्लियर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर का मूल्य वंश चगताई वंश है दोस्तों। अब बाबर के बारे में और अगर बातें करनी है तो मैं करूँगा। बाबर जो है बच्चों 1526 ईस्वी में भारत आता है। पूछा जाएगा आपसे कि बाबर जो है वो भारत कब आता है? भारत कब आता है? तो 1500 बच्चों 26 ईस्वी में बाबर जो है ये भारत आता है, और उसके बाद ये मुगल वंश की स्थापना किया। 1526 में भारत आया बच्चों, तो यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना कर दिया। इसका जो मकबरा था बच्चों, अगर मकबरा की बात किया जाए, इतना नोट डाउन कीजिएगा। बाबर की अगर बच्चों मकबरा की अगर हम बात कर दें कि मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है। काबुल दोस्तों बाबर का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, आंसर पे चलें बच्चों। देखिएगा आंसर साथियों, मुगल शासक औरंगजेब जो था मेरे दोस्त, औरंगजेब, यह आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण किया। औरंगजेब को साथियों जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर अगर पूछ दिया जाए, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है साथियों। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल मेरे दोस्त किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ तक क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। अब सब शासन कब से कब तक किया दोस्तों, शासन के बारे में हम बात करेंगे। शासन की बच्चों हम चर्चा करेंगे। तो देखिए शाहजहां जो था बच्चों, पहले अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर देखिए 1526 से लेकर करके 1605 ईस्वी तक राजा बना, यानी कि शासक था, शासन ये किया। औरंगजेब का जो शासन काल था साथियों, ये था 1658 से लेकर के 1707 तक। क्या यार, 1707 तक मेरे दोस्त औरंगजेब जो था वो शासन किया। फिर आपके आ जाते हैं बाबर, जिन्होंने 1526 से लेकर के 1500
1530 तक शासन किया है। 1500 बच्चों 26 से 1530 तक। और शाहजहां की अगर चर्चा हुआ तो 1627 से लेकर के मेरे दोस्त 1658 तक ये शासन किया है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तेवराई के युद्ध में निम्नलिखित में से किस औरंगजेब ने पराजित किया था? तेवराई के युद्ध में बच्चों कौन थे जिनको औरंगजेब ने पराजित किया था, ये पूछा गया आपसे। तो देखिएगा बच्चों, ये जो दारा सिकोह है ना, दारा सिकोह, इसको औरंगजेब ने पराजित किया था। तो मेरे दोस्त औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, ये दोनों के बच्चों बीच में 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए बच्चों? 3 युद्ध हुए थे। अब बोलिएगा कि सर कौन कौन हुए थे? तो एक हुआ था बच्चों धर्मत का युद्ध। पहला हुआ था आपका धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध बच्चों 1658 ईस्वी में। फिर सेकेंड नंबर पर युद्ध हुआ बच्चों सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध हो गया मेरे भाई 1658 ईस्वी में ही। और तीसरा हुआ था देवराई का युद्ध। देवराई का मेरे दोस्त युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। तो ये तीनों युद्ध को याद रखिएगा। पूछा जाएगा आपसे कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच कितने युद्ध हुए? तो 3 युद्ध हुए बच्चों। और ये तीनों युद्धों में औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराया था। ये तीनों युद्ध में किनकी हार हुई थी? दारा सिकोह की बच्चों हार हुई थी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो बताइएगा। ये जो दारा सिकोह है बच्चों, इसको विद्या प्रेमी कहा जाता है। विद्या प्रेमी। अगर पूछा जाएगा कि विद्या प्रेमी किसे कहा जाता है, तो दारा सिकोह को मेरे दोस्त विद्या प्रेमी भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। अगला देखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करिएगा सभी बच्चे। प्रश्न है मेरे भाई कि तारिक ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? तारिक ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक को बताना है आप सभी को, कौन है? बताइएगा बच्चों। पाणिनि हो जाएंगे कि भीमसेन या सुश्रुत या चरक? देखिए, पाणिनि की बात किया जाए बच्चों तो इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा मेरे दोस्त? तो पाणिनि ने लिखा। भीमसेन की अगर बात करें बच्चों, तो यह औरंगजेब के शासनकाल में, जानते हैं औरंगजेब के शासनकाल में इतिहासकार थे। औरंगजेब, औरंगजेब के शासनकाल में क्या थे बच्चों? इतिहासकार थे। इतिहासकार थे मेरे भाई। ठीक है ना? और तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भीमसेन। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। सुश्रुत ने साथियों सुश्रुत संहिता लिखा। सुश्रुत संहिता बच्चों, संहिता लिखा है। चरक ने चरक संहिता लिखा। चरक संहिता। ठीक है। तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में मेरे भाई कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि हो जाएंगे। सुश्रुत संहिता किसने लिखा? तो सुश्रुत ने। चरक संहिता किसने नहीं लिखा? तो चरक ने। तारिक ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो भीमसेन हो जाएंगे। भीमसेन किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में मेरे दोस्त इतिहासकार थे। क्लियर है? क्लियर है? तो बताइएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, ये दोस्तवा बतावा ना हो, मतलब का कैले बाड़ा तू लोग? एको क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ना देला तू लोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी? ये कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है बच्चों?
जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई है, बताइएगा। तो बच्चों आर्टिकल 77 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों। देखिए आर्टिकल जो 81 है बच्चों, इसमें लोकसभा जो है, लोकसभा इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा का बच्चों क्या किया गया है, वर्णन किया गया है मेरे दोस्त। आर्टिकल 48 है, इसमें कृषि एवं पशुपालन का जिक्र किया गया है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, कृषि एवं बच्चों किसका, कृषि एंड पशुपालन, पशुपालन का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्त। और आर्टिकल 67 जो है, इसमें बच्चों उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए, इसका उल्लेख किया गया है। लिखने का जगह नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दिया हूँ कि उपराष्ट्रपति का जब पद खाली होगा दोस्त ना, तो जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव कराइए और उपराष्ट्रपति बनाइए, इसी का वर्णन किया गया है। आगे चलिए, आगे लेकर के चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद यह प्रावधान है कि, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। बताइएगा ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो बच्चों 164 में लिखा गया है। ठीक है, 163 में मेरे दोस्त राज्य मंत्री परिषद का गठन, इसका चर्चा है। राज्य मंत्री परिषद का, राज्य मंत्री परिषद का गठन, परिषद का गठन दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 163 में है। 164 में दोस्त राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है, इसका वर्णन है। 165 की अगर बात करें तो इसमें है बच्चों की राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किनके द्वारा बच्चों, तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 167 की बात करें तो सीएम का कर्तव्य है कि राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दे। देखिए सीएम की कर्तव्य है ना बच्चों कि राज्य में जो भी काम हो रहा है वो उसकी जानकारी राज्यपाल को क्या करें, दें। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं दोस्त। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 खाली स्थान से संबंधित है। भारतीय संविधान का मेरे दोस्त 149 जो है किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण के कर्तव्य एवं शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। आगे चलिए, आगे ले चलते हैं। निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। नदी और उसके सहायक नदी में कौन सा युग्म बच्चों गलत है, बताइएगा। यमुना जिसकी सहायक नदी टोंस है, सही है। चंबल जिसकी सहायक नदी क्या है बच्चों, राप्ती, मेरे दोस्त ये गलत है। इसकी सहायक नदी देखिए ये गलत हो जाएगा। चंबल की जो सहायक नदी है बच्चों ये हो जाएगा बनास, बनास रहे तो बनास हो जाएगा। काली सिंध हो जाएगा बच्चों, काली सिंध हो जाएगा। फिर बच्चों सिप्रा हो जाएगा, सिप्रा। ये सब क्या है, ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। गोदावरी, मंजीर, ये भी सही है बच्चों, मंजीरा। सिंधु, झेलम, ये भी सही है। सिंधु नदी बच्चों झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना का टोन से सही है बच्चों। यमुना जो है ना यह खुद गंगा की सहायक नदी है। किसका है बच्चों, गंगा की सहायक नदी है। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। 10 प्रश्न बताएंगे बेहतरीन तरीके से, 100% बच्चों एग्जाम में आने वाले प्रश्न को लेकर के आते हैं ताकि बच्चे के प्रश्न लड़े। आगे आता है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह है बच्चों जिसे डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं,
देखिए अगर बंदरगाह की बात हुई ना बच्चों, तो आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? तो मेरे दोस्त भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है लोथल। क्या है? लोथल है दोस्तों, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से माना जाता है। लोथल की खोज हुई थी बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। ये लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे है, भोगवा नदी के बच्चों तट पे ये बंदरगाह है। ठीक है, अब आगे चलते हैं आंसर की ओर। डायमंड हार्बर के नाम से बच्चों किन्हें जाना जाता है, तो कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है बच्चों, हुगली नदी के तट पर। हुगली नदी के मेरे दोस्त तट पर हो जाएगा। कोची बंदरगाह, ये बच्चों बेम्बड़ान झील के किनारे पे बसा है, केरल राज्य में है। ये कहाँ है? केरल राज्य में है, बेम्बानड झील के किनारे है बच्चों। ठीक है ना? चलिए आगे लेकर के चलते हैं मेरे दोस्त, डरना नहीं है, एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम बच्चों कौन सा झील है, ये पूछा गया आपसे, बताइएगा। तो यह बच्चों बुलर झील। ठीक है ना? बुलर झील बच्चों यह जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है बच्चों। यहाँ पे एक डल झील भी है, डल झील भी है बच्चों। बारापानी झील यह मेघालय में है, मेघालय में है मेरे दोस्त। और डल झील अभी तो हमने बताया कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील जो है बच्चों यह मणिपुर में है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा अब मेरे भाई। अब देखिए ये है बच्चों आज के आपके सेशन का लास्ट प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, लास्ट है, अच्छे से समझ के जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी है? तो ये है बच्चों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई है बच्चों 9 नवंबर को, 9 नवंबर 1967 ईस्वी में। यह कौन से अधिनियम के द्वारा बच्चों कंपनी आया? तो कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा यह कंपनी की स्थापना हुई है। ठीक है, तो आज मेरे दोस्त यहीं तक रखेंगे। सभी बच्चे अब क्या कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा, एक प्यारा सा सभी बच्चे कमेंट कर दीजिएगा अपने सर के लिए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगे बार बार मैं कहता हूँ डिसलाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे इस क्लास को, और चैनल को बच्चे सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे अभी तक जो भी बच्चे नहीं किए हैं वो, और साथ ही साथ घंटी को दबाइए और ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास आपको मिले और आप डेली क्लास कर सकते हैं। PDF चाहिए मेरे दोस्त, तो टेलीग्राम का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम दोस्तों।